हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रो कोट्टास कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। घनानंद को हराने में चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। नोट: कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये अंग हैं: स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र। इसे ही सप्तांग कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया। सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गांधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो के चंद्रगुप्त दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हथियारों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। साजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में: पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, जो 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेलुकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार: चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट: अजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलपुत्र गोसल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुखसीन को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक: अशोक के प्रमुख शिलालेखों का स्थान एवं संबंधित राज्य। क्रमांक शिलालेखों का स्थान संबंधित राज्य है। इसमें अशोक के शिलालेख में सहवाजगढ़ी शिलालेख है।
पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेहरा हजारा पाकिस्तान और कालसी उत्तराखंड, गिरनार गुजरात, धौली व जौगढ़ उड़ीसा में, इर्रेगुडी राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश में, सोपरा महाराष्ट्र में, रूपनाथ तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश, सासाराम बिहार में, भाब्रू बैराट राजस्थान में, मास्की गोवी गोवीमठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर कनगनहल्ली पालकीगुंडू कर्नाटक में, अहरौरा उत्तर प्रदेश में। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। दिव्यावदान के अनुसार मौर्य प्रांत राजधानी है इसमें उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी और प्राची पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडेगुलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। इसके अभिलेखों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। नोट: डी.आर. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कर्नाटक के कालाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। नोट: कागनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। देवनागरी प्रियदर्शी अशोक का ही नाम था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी II ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्लड़ के राज तरंगी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रुक्मिणदेही स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्ध मत में अशोक की आस्था का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। शिलालेख विषय: पहला, इसमें पशु की निंदा की गई है। दूसरा है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा, इसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां व आठवां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। नौवां है, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां में इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है।
13वां, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 एवं राजाओं के नामों का उल्लेख है। यहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कार्य चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ हैं। मंत्री प्रधानमंत्री होता था, पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, और सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज राजपुत्र और दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक, आवंतर वैदिक अंतपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता आय का संग्रह करता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्ठी कमिश्नर और नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा पाकिस्तान के पेशावर के निकट उत्तर प्रदेश से, और शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। नोट: खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेनथैलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यहाँ 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेखों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख लुम्बिनी है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक बलि माफ कर दिया। नोट: महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सौगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारे कुना कंद हार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्रयुक्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपाधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें
सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। आर्य अर्थशास्त्र में तीर्थस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई समिति ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य: प्रथम, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठ, बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार मौर्य सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को लौट दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेलुकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृक कहा जाता था। आदेव मातृक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है: दार्शनिक, किसान, आहेर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा परवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नोट: अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। सैन्य समिति एवं इसके कार्य: समिति और कार्य: प्रथम, जल सेना की व्यवस्था। द्वितीय, यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय, पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ है अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम है गज सेना की देखरेख। षष्ठ है रथ सेना की देखरेख।